Hello everyone, welcome back to my channel that is specially made for the preparation of TAT and TGT Commission for specially non-medical students। इससे पहले हमने फिजिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ आई हैव अपलोडेड है। सो अभी मैं आज नए टॉपिक पे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी, दैट इज़ फ्री फॉल। ये हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कुछ ना कुछ ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है। उस ग्रेविटी की वजह से हर बॉडी नीचे की तरफ खींचती है, हर बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अर्थ लगाती है, दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो वाला एक्सेलरेशन यानी कि ए इज इक्वल टू जी मान के हम चलते हैं, ठीक है। और आप नीचे देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंट इट इज़ फाउंड दैट द ऑल बॉडीज is irrespective of their size, weight or composition fall with the same acceleration near the surface of earth. This motion of a body falling towards the earth from a small altitude is called the free fall। यानी कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रही है, ग्रेविटी के अंदर मूव कर रही है, तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस अगर हम एब्सेंस मान के चल रहे हैं कि जो एयर है वो बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप की कोई फोर्स नहीं लगा रही है, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है उनको, तब बॉडी जो भी एक्सलेट कर रही है उसका जो भी साइज़ हो, वेट हो, कंपोजिशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा सब बॉडीज़ का। नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। If a body dropped from some height, initial velocity is 0। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में दिखा रखा है कि बिल्डिंग के टॉप पे एक खड़ा है कोई आदमी और वो वहाँ से एक बॉल गिरा रहा है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब टॉप पे जो वेलोसिटी है वो 0 है, वो वहाँ से उसको गिरा रहा है किसी हाइट से। तब उसमें आपके पास उसकी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ के अंदर क्या क्या चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, हाइट क्या हो गई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने जो पिछले वाले टॉपिक्स में जो हमने इक्वेशंस डिस्कस की हैं उनके बेस पे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ मोशन, टेकिंग इनिशियल पोजीशन एज द ओरिजिन। सबसे जो टॉप पे है वो हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं, यानी कि टॉप पे हाइट 0 है जहाँ से हम गिराएंगे, और हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चल रहे हैं, यानी कि जो u है दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो मोशन हो रही है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ऊपर से नीचे हो रही है। तो अब नीचे वाली क्वांटिटीज़ आप देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए u इज इक्वल टू 0। वेट, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेके चल रहे हैं तब u इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम लोग। यस, u इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन ले रहे हैं। अब जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो बॉडी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रही है, ग्रेविटी भी नीचे ही की डायरेक्शन में लग रही है। तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए a इज इक्वल टू प्लस जी आएगा। नेक्स्ट, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जब बॉडी सबसे नीचे आएगी तब आपके पास वेलोसिटी क्या आएगी, v इज इक्वल टू जी टी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे आपके पास u क्या है 0 है, तो आपके पास v इज इक्वल टू आपके पास g क्या है a क्या है आपके पास g एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, और आ गया टाइम, तो वहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, हाइट आपके पास आएगी हाफ जी टी स्क्वेयर, ये भी हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू आपके पास क्या है 0 है,
अब आपके पास जो ए है वो इज इक्वल टू जी है, तब आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हाइट का आ जाएगा, दैट इज एच इज इक्वल टू जी, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट। अब नेक्स्ट आ गया फाइनल वेलोसिटी के बारे में। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला होता है एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो है, आपके पास ए है वो जी के बराबर है, जो आपके पास एस है डिस्टेंस, वो क्या है, जो हाइट है बिल्डिंग की, जितने हाइट से हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो उसमें वैल्यूज़ डालेंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू 2GH। अब नेक्स्ट आप यहाँ से हाइट निकाल लेंगे कि इस पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर कितनी हाइट कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके फॉर्मूला G/2 ब्रैकेट 2n-1 आएगा। तो आपके पास ये आ गई आपके पास वैल्यूज़, करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी आपके पास जैसे हमने ऊपर स्टडी किया, हाइट का फॉर्मूला देखा, हाइट इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर आ रही है, उसमें जो हाइट है वो आपके पास आ रही है हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t 2t 3t विल बी, आपके पास क्या होगा, आप फॉर्मूले में देखिए, बिकॉज हमारे पास क्या है h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है, तो अगर आपके पास यहाँ पे t है तो h इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। अगर t की जगह 2t आया तो यहाँ पे 4t स्क्वायर आ जाएगा, h प्रोपोर्शनल टू 4t स्क्वायर। अगर 3t स्क्वायर है तो h प्रोपोर्शनल टू 9t स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि h के आपके पास क्या आ रहा है 1t स्क्वायर 4t स्क्वायर 9t स्क्वायर, यानी आपके पास रेशो क्या आएगी, रेशो आएगी आपके पास 1 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि 1:4:9। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट 4 द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड, ये सिंपल सा फॉर्मूला है h n इक्वल टू 1/2 g इंटू 2n-1। अभी हमने पीछे देखा है ये इसको कैसे आया, क्योंकि उसमें u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्टेंस का आपके पास ये फॉर्मूला आ गया nth सेकेंड पे क्या डिस्टेंस कर किया है किसी बॉडी ने, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी रेशो क्या आ रही है, जो हमारे पास एच एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 है। तो nth सेकंड, जैसे अगर nth सेकंड हमें मान लिए थर्ड सेकंड दे रखा है कि थर्ड सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो आप यहाँ पे n की जगह पे 3 डाल देंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एच एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6.1 5, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे 2 सेकेंड डालते हैं तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास आएगा h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3। तो आपकी वैल्यूज़ क्या आएंगी 1 3 5 7, मतलब और इंटीजर्स करके आएंगी। तो आपके पास क्या आ रहा है, इसमें जो हाइट है nth सेकेंड के ऊपर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। अब आपके पास अगर सेकंड दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड, इस तरीके से आपके पास सेकंड दे रखे हैं कि कौन से वाले सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप उसकी रेशो निकाल सकते हैं। उसकी जो रेशो आए वो ऑड इंटीजर में आएगी 1 3 5 7 9 इस तरीके से करके। अभी हम नेक्स्ट कंडीशन स्टडी कर रहे हैं। इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, अगर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, पीछे ऊपर वाले में क्या था, पीछे इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ली थी, यहाँ पे हम कुछ वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, तब आपके पास फॉर्मूलेस क्या होंगे, सिंपल जो फॉर्मूलेस थे उनको एज इट इज़ लिख दीजिए, बस ए की जगह जी आ जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वहाँ एस डिस्टेंस की जगह हम एच हाइट यूज़ कर रहे हैं, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2 GH, एच एन इज इक्वल टू यू प्लस G/2 2n-1। अब थर्ड कंडीशन क्या है, इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब आपके पास क्या आएगा, सिंपल सी चीज़ है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उस बॉडी को
तब बॉडी नीचे से ऊपर मूव कर रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो हमारे पास ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है। दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शंस उनकी ऑपोजिट होंगी, इसलिए ए इज इक्वल टू माइनस जी लेके चलेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास जहाँ जहाँ पे भी फॉर्मूलेज में जी आ रहा होगा वहाँ पे हम जी को माइनस जी कर देंगे। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टू माइनस हाफ जी टी स्केयर, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस टू जी एच, एच एन इज इक्वल टू यू माइनस जी ओपन टू टू एन माइनस वन। जहाँ जहाँ पहले प्लस आ रहा था, जहाँ पे जी लिखा हुआ था उसको अभी हमने माइनस जी करके लिखना है, क्योंकि जो बॉडी है वो नीचे से ऊपर जा रही है, ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके। अब फॉर मैक्सिमम हाइट, यस, जब हमने बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर गई, ऊपर जाके स्टॉप हुई, और जहाँ स्टॉप हुई वहाँ से फिर वो नीचे गिरना शुरू हो गई। बॉडी ऊपर गई, यहाँ पे रुकी और वहाँ से फिर नीचे आ गई। तो यहाँ पे जहाँ रुकी है तो वहाँ पे रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, ज़ीरो। मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। तब आपके पास फॉर्मूलेज क्या हो जाते हैं, u इज इक्वल टू जी टी हाइएस्ट पॉइंट पे, टॉप पे, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। जहाँ जहाँ पे v होगा फॉर्मूले के अंदर वहाँ पे उसको ज़ीरो कर देना है आपने। v इज इक्वल टू आपने क्या करना है, ज़ीरो कर दोगे आप हर जगह पे। जैसे आपके पास क्या था, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यहाँ पे आपके पास v ज़ीरो है तो u इज इक्वल टू आपके पास जी टी आ गया। ऐसे ही करके आप दूसरे फॉर्मूलेज भी निकाल लेंगे, आपके पास सारे फॉर्मूलेज निकल आएंगे। आगे हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर अ गिवन बॉडी, मास, एक्सेलरेशन एंड द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट while the speed, velocity, momentum, kinetic energy and the potential energy change। जब कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो उसमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, बॉडी की मास कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या हो सकता है, उनकी स्पीड चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ओके तो कांस्टेंट वाली टर्म्स कौन कौन सी है, मास, एक्सेलरेशन एंड द मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज़ें आपकी स्टेटमेंट की फॉर्म में एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। आपसे एमसीक्यूज़ वहाँ पे क्वेश्चन पूछे होंगे जिनमें ऑप्शन में आपको कई सारी स्टेटमेंट दी होंगी, उसमें से कुछ ये वाली भी होंगी, उसमें या तो सही वाली पूछी होगी या फिर गलत वाली, मतलब कोई भी करेक्ट पूछी होगी या फिर इनकरेक्ट वाली पूछी होंगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एज इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन मास इज नॉट इन्वॉल्व। हमने ऊपर भी देखा है जो मास है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, वो इंडिपेंडेंट हो, जो मोशन होती है अंडर द ग्रेविटी उसमें जो मास है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। That is why a heavy and the light body when released from the same height reach the ground simultaneously and with the same velocity। तो आप अगर किसी भी हाइट से कोई दो बॉडीज़ गिरा रहे हैं, एक छोटी सी बॉल गिरा रहे हैं, एक बड़ी साइज की बॉल गिरा रहे हैं, दोनों का मास अलग अलग है, एक लाइट वेट बॉडी है, एक हैवी वेट बॉडी है, दोनों को अगर हम सेम हाइट से गिरा रहे हैं तो वो दोनों की दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी के साथ सेम टाइम में नीचे ग्राउंड तक आएगी, क्योंकि जो मास है उसका उनके टाइम पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है 6, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल डाउन थ्रू द सेम डिस्टेंस, देन द टाइम ऑफ द डिसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ द असेंट। यानी कि अगर हम जैसे हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसको जैसे जाने में टाइम लग रहा है T1, उसको वापस वहाँ से आने में टाइम लग रहा है T2, तो ये जो दोनों टाइम हैं बराबर होंगे, जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही सेम टाइम उसको वापस आने में भी लगेगा। तो दैट इज इक्वल टू यू जी होता है, तो जाने में लगा u अपॉन जी और आने में भी लगा u अपॉन जी, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2u अपॉन जी। सो दिस इज द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट।
Next, in case of motion under gravity, the speed with which a body is projected up is equal to the speed with which it comes back to the point of projection. जिस पॉइंट पे हमने जैसे हमने किस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया था उस टाइम जितनी वेलोसिटी थी, तो जब वापस मुड़ के बॉडी उसी पॉइंट पे आएगी तो उस टाइम भी उसके पास उतनी ही स्पीड होगी। जिस पॉइंट पे जितनी स्पीड थी जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जब हमने फेंका जिस स्पीड के साथ फेंका, जो बॉडी मुड़ के वापस उसी पॉइंट तक आएगी तो वहाँ पे भी उसकी स्पीड वापस आते हुए भी उतनी ही होगी। नेक्स्ट, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h and it reaches after t second on the earth from the same building if two balls are thrown, one upward and one downward with the same velocity u, and they reach the earth's surface after time t1 and the t2 second respectively, then मतलब इसमें क्या है, एक बिल्डिंग के टॉप पे कोई आदमी खड़ा है, उसके हाथ में दो बॉल्स हैं। एक बॉल को उसने वहाँ से नीचे फेंक दिया और दूसरी वाली बॉल को उसने ऊपर उछाल दिया। एक बॉल को नीचे फेंक दिया और दूसरी बॉल को ऊपर उछाल दिया। तो जिस बॉल को ऊपर उछाला वो थोड़ी हाइट पे जाएगी और फिर वापस वो नीचे ग्राउंड पे ही आएगी, यानी कि दोनों की दोनों बॉडीज ग्राउंड पे आ रही हैं। तो जिस बॉल को उसने उसी हाइट से नीचे फेंका है वो t1 टाइम में नीचे आएगी। जो दूसरी वाली बॉल है जिसको उसने ऊपर की तरफ फेंका है वो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, वो टाइम ज़्यादा लेगी, t2 टाइम लेगी। तो फर्स्ट बॉल का टाइम है t1, सेकंड बॉल का टाइम है t2। तब अगर आपको टोटल टाइम निकालना हो दोनों बॉल्स का तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू √t1 t2। इसके बेस पे आपके पास आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आपके पास कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ एयर रेजिस्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट देन द टाइम ऑफ द असेंट इज लेस देन द टाइम ऑफ द डिसेंट। अब एक उन्होंने नई चीज़ ऐड की है। इससे पहले हमने जितना भी ऊपर फॉर्मूले स्टडी किए थे वो स्टडी किए थे टाइम रेजिस्टेंस की एब्सेंस, एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में, मतलब वो जितनी भी मोशंस हो रही थी उसके ऊपर एयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, एयर कोई फोर्स नहीं लगा रही थी। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया है। इसको कंसीडर करते हुए अब हम टाइम को देखेंगे कि बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है और वो ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर नीचे आ रही है, लेकिन इसके ऊपर इसके साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी अफेक्ट कर रही है उसको। तब टाइम कितना लगेगा, जो टाइम है वो लगेगा t2 इज़ मोर देन t1, यानी कि जो टाइम ऑफ असेंट होगा वो कम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा होगा। उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, आप डायरेक्ट वैल्यूज़ देखिए, t1 इज इक्वल टू u/g+a और t2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास t1 ये आएगा और आपके पास t2 ये आएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास टाइम ऑफ असेंट है वो कम होगा, यानी कि t1 कम होगा और t2 हमारा ज़्यादा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, डायग्राम देखिए आप ध्यान से। इसमें आपके पास एक हाइट पे एक आदमी खड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ऊपर से नीचे एक बॉल फेंक रहा है। तो बॉल में जैसे 1 मीटर करके वो नीचे आएगी, 1 मीटर देन 1 मीटर देन 1 मीटर वो नीचे आ रही है। तो उसमें टाइम में किस हिसाब से चेंज आ रहा है, जैसे ऊपर सबसे ऊपर जब रेस्ट पे था u इज इक्वल टू 0 था तब टाइम भी कितना था, 0 था। लेकिन जब उसने 1 मीटर कवर किया तब टाइम कितना हो गया, √1। जब 2 मीटर कवर किया तब टाइम कितना हो गया, √2 माइनस √1। उसके बाद जब 3rd मीटर कवर किया तब टाइम कितना हो गया, √3 माइनस √2। मतलब √1 का इसमें डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो मतलब इसमें आपके पास नीचे रेशियोज बता रखी हैं कि जो सक्सेसिव डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इसमें टाइम की रेशियोज क्या आएंगी। टाइम की रेशियो क्या आएगी, √1, देन रेशो √2 माइनस √1, रेशो √3 माइनस √2, रेशो √4 माइनस √3 एंड सो ऑन।
ये भी आपका किसी न किसी तरीके से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसको एक बार रीड कर लीजिए, काफ़ी है। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, उसको ऊपर फेंका वेलोसिटी के साथ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज कितनी है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा जब g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसमें सिंपली आप h का फॉर्मूला लगाइए, जैसे हमने पीछे देखा था उसमें वैल्यूज डालिए, आपके पास हाइट निकल आएगी। हाइट का फॉर्मूला लगाइए आप, आपने ऊपर देखा हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर अपॉन टी जी, टू जी आपको यू गिवन है, जी आपको पता है ग्रेविटी 10 है या फिर 9.8 लीजिए, लेकिन क्वेश्चन में 10 दे रखा है तो आप 10 ही डालिए, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 11.25। इजी है। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, फॉल कर रही है फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसकी 0 है। अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज, यानी कि एच एस वाला फॉर्मूला लगेगा। एस यानी कि सेकंड कितना है इसमें 5th सेकेंड, जहाँ पे इसमें सेकंड आ रहा है एस आ रहा है, वहाँ पे आप 5 डालेंगे और इसकी आपने हाइट निकालनी है कि 5th सेकेंड पे कितनी हाइट पे होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इसमें आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा एच एस इक्वल टू जी अपॉन 2 ब्रैकेट 2n-1, जहाँ पे n इसका क्या है 5 है। देख लेते हैं इसकी, देखिए नीचे फॉर्मूला है, g आपको पता है 10 होता है, n कितना दे रखा है, इन्होंने कौन सा सेकंड दे रखा है 5th सेकंड, तो n की जगह 5 आएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी हाइट निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, नीचे से ऊपर फेंका, इनिशियल स्पीड कितनी है u है उसकी, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड्स ऑफ इट्स असेंट इज, लास्ट के t सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसकी हम देख लेते हैं, जैसे बॉडी को ऊपर थ्रो किया तो टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना आ गया, u अपॉन जी आ गया, वेलोसिटी आफ्टर टाइम u अपॉन जी माइनस टी का टाइम निकाल लिया इन्होंने, इज इक्वल टू आप इसको सॉल्व करेंगे जी टी आ गया, आपकी वेलोसिटी निकल आई। तो सिंपली आप नीचे यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से आपके पास हाइट निकल आएगी, दैट इज़ द हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें आपको वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद होगा हाइट का फॉर्मूला तो आपके पास यही आता है हाफ जी टी स्क्वायर, आप सॉल्व नहीं भी करेंगे तब भी आपको पता होगा इसका क्या फॉर्मूला है, हाफ जी टी स्क्वायर। बाकी आप डायग्राम देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man throws balls with the same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at the same time? एक आदमी है जो कि बॉल फेंक रहा है, थ्रो द बॉल विद द सेम स्पीड, बट ऊपर की तरफ को सेम स्पीड के साथ 2 सेकंड के 2 सेकंड के डिफरेंस पे, टाइम में कितना फर्क आ रहा है 2 सेकंड का। तो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो, उसको किस स्पीड से फेंकना चाहिए ताकि दोनों की दोनों बॉल्स स्काई में, सो दैट द मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम, तक स्काई में एट ए टाइम पे